गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रवि सिंह। हम बात कर रहे हैं CHSL 2020 की प्रिपरेशन में एडवांस मैथ के रोल पे। तो एडवांस मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्री के टॉपिक्स। उस ज्योमेट्री के टॉपिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायगोनल्स, विकर्ण। हालांकि ये टॉपिक पॉलीगॉन्स के साथ ही पढ़ाया जाता है, बहुभुज के साथ ही पढ़ाया जाता है। बहुभुज पे ऑलरेडी हम लोगों ने 2 वीडियो बना रखा है, एक कॉन्सेप्ट पे और दूसरा जो हमारा वीडियो है वो न्यूमेरिकल्स पे कि उससे क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक है, आज छोटा सा एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं, वो है विकर्ण। ठीक है, टॉपिक छोटा है लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम बनती है। विकर्ण क्या होते हैं मैंने उस पर बताया था जब मैं आपको बता रहा था पॉलीगॉन्स के बारे में कि किसी भी पॉलीगॉन त्रिभुज को छोड़ के, इसलिए मैंने आपको ये बताया था कि बहुत से मैथमेटिशियन त्रिभुज को विकर्ण नहीं मानते हैं, सॉरी त्रिभुज को बहुभुज नहीं मानते हैं क्योंकि उसके पास विकर्ण नहीं होता। विकर्ण होता क्या है? विकर्ण होता है कि शीर्षों को आपस में यदि मिला दिया जाए, ऑपोजिट शीर्षों को, विपरीत शीर्षों को, या कह दो आप ऐसे सिंपल में समझो कि कोनों को अगर आपस में मिला, कॉर्नर्स को आपस में मिला दिया जाए, तो ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये जो बना हुआ है, इसी को विकर्ण या क्या कहते हैं हम, इसी को हम कहते हैं डायगोनल। विकर्ण या डायगोनल, जो हम इनको मिला दे रहे होते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या कर दिया है, कॉर्नर्स को आपस में मिला दिया है, यहाँ से हम इन कॉर्नर्स को आपस में मिला देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, विकर्ण हो गया। ठीक, अब आप देख रहे हो कि जैसे ये क्वाड्रिलेटरल, इसके पास कितने विकर्ण है, 2 विकर्ण है। हर, याद रखिए, हर बहुभुज के पास, हर पॉलीगॉन्स के पास विकर्ण होते हैं। क्लियर है? बस एक त्रिभुज एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसके पास विकर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में पॉसिबल ही नहीं है कोनों को आपस में मिलाना। ठीक है, दिमाग में रहेगी बात। अब यहां से आपको जो प्रॉब्लम पूछी जाती है, छोटा सा टॉपिक है, यहां से जो आपको प्रॉब्लम पूछी जाती है वो प्रॉब्लम बेसिकली, अभी मैंने आपको बताया ना कि चतुर्भुज के पास या क्वाड्रिलेटरल के पास 2 विकर्ण होते हैं और हर बहुभुज के पास विकर्ण होता है त्रिभुज को छोड़ के। तो जब हर बहुभुज के पास विकर्ण होता है तो भाई आपसे ये पूछ देगा ना, आपसे पूछेगा कि कितने विकर्ण होंगे। जैसे चतुर्भुज के पास, क्वाड्रिलेटरल के पास कितने डायगोनल्स है, या पेंटागन के पास कितने हैं, या इफ देयर आर 10 साइड्स इन अ पॉलीगॉन देन फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। अगर 10 साइड हैं तो कितने विकर्ण हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बस के छोटा सा टॉपिक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और वो फॉर्मूला क्या है? ठीक है, विकर्णों की संख्या। ठीक है, जब हम बात करते हैं विकर्णों की संख्या की बात कर रहे होते हैं, तो विकर्णों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n(n-3/2). ठीक है, n(n-3/2). विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या है? n(n-3/2). ठीक है, दिमाग में रहेगा, याद रहेगा। जहां n क्या है, आपको उस दिन बताया था जब मैं उस वीडियो में भी, जब हम लोग बहुभुज के बारे में पढ़े थे, पॉलीगॉन्स के बारे में, n क्या है? n आपका होता है नंबर ऑफ साइड्स, यानी भुजाओं की संख्या। बस ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखोगे तो यहाँ की प्रॉब्लम बना रहे होगे, n(n-3/2). ठीक है, जहाँ n क्या है, भुजाओं की संख्या होती है। जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया, ऐसी प्रॉब्लम पूछेगा कि किसी बहुभुज में 10 भुजाएं हैं तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। इफ देयर आर 10 साइड्स इन अ पॉलीगॉन देन फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। यदि किसी बहुभुज में, देख लीजिए आप, मैं हट गया हूं, किसी बहुभुज में 10 भुजाएं हैं तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इफ देयर आर 10 साइड्स इन अ पॉलीगॉन। तो क्या करना है, बस ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। इस फॉर्मूले को इसमें रखा और हमारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक, क्या करना है, n की वैल्यू यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 10, और इस फॉर्मूले में हमने इसको रख दिया 10 × 10-3/2। तो ये इससे कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया भाई। और ये कितना हो जाएगा, 7 यहाँ से आ जाएगा, तो 5 × 7, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 35। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 35। दिमाग में रहेगी ये बात सबके। तो बस एक सिंपल सा फॉर्मूला एकदम अभी के अभी, ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको एकदम अभी का भी याद कर लो, हो जाएगा ना। 10 पूछ दे, 12 पूछ, n की बस वैल्यू रखते जाओ और आपका काम क्या होता जाएगा, वहां से होता जाएगा। इस फॉर्मूले में 10 है, 12 है, 15 है, 16 है, कुछ भी पूछ दे, छोटा टॉपिक है लेकिन इग्नोर मत कीजिएगा, एग्जाम में आ जाए तो बना लीजिएगा इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। देखिए कभी किसी एग्जाम में, जैसे यूपी टेट के एग्जाम में एक बार प्रॉब्लम पूछ दिया था
कि इनमें से कौन विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें से कौन से नंबर ऑफ डायगोनल्स का क्या है फॉर्मूला बना रहा है, ठीक है, या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखा। एक्चुअल में क्या है ना, ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो, इस फॉर्मूले ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले से आप विकर्णों की संख्या बहुत आसानी से निकाल लेते हो। लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला जो विकर्णों की संख्या का निकालने का है ना, वो हम लोगों ने पढ़ा था कब, क्लास 11th 12th में। अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो उसमें आपने देखा हम पढ़ते थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय पढ़ते थे। तो उसमें विकर्णों की संख्या कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से हम विकर्णों की संख्या निकालना सीखते थे वहां पर। तब वो फॉर्मूला था NC, ये फॉर्मूला बन रहा होता था NC2 - N। ये भी विकर्णों की संख्या निकालने का ही फॉर्मूला है NC2 - N, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन के थ्रू ये फॉर्मूला है, इसको बस दिमाग में रखिए, इसमें निकाली मत, सॉल्व मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि फिर आपको जानना पड़ेगा कि भाई कैसे फॉर्मूला क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं। नहीं, आप बस इसको दिमाग में रखिएगा, कभी पूछ दिया किसका फॉर्मूला है तो वहां पे आप बता पाओगे कि ये भी फॉर्मूला विकर्णों की संख्या निकालने का है NC2 - N। दिमाग में रखो, बस इसको दिमाग में रखिए। अगर आपको छोटे एग्जाम्स में पूछ, भाई यूपीपी के एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, टेट के एग्जाम में पूछ देगा ये किसका फॉर्मूला है, या कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला ही बताइए कैसे कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से निकालेंगे, तो आप ये फॉर्मूला लिख के आएंगे वहां पर, इस पर आप टिक करके आएंगे। क्लियर है? तो आपको पहली प्रॉब्लम तो मैंने बता दी कि ये पूछा जाएगा कि भाई विकर्णों की संख्या का, कि विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए अगर 10 साइड है, 15 साइड है, 20 साइड है। एक प्रॉब्लम यहां से और आती है, वो क्या है, इसी का कन्वर्जन। विकर्णों की संख्या आपको दे देगा और आपसे कहेगा कि बताइए कि उस पॉलीगॉन में, उस बहुभुज में कितनी संख्याएं हैं। जैसे मैं अगर प्रॉब्लम ले लूँ, एक क्वेश्चन ले लूँ, तो कहेगा कि यदि किसी बहुभुज के 54 विकर्ण हैं तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। सही है, यदि किसी बहुभुज के 54 विकर्ण हैं तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। सही है, तो अब इस प्रॉब्लम में सबसे पहले आपके दिमाग में बिल्कुल ये बात आने वाली है ना कि भाई सर ने एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ है विकर्णों की संख्या निकालने का, दैट इज n-3 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला लिखवाया हुआ है मैंने आपको, n-3/2। इस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहां से बना सकते हैं। तो आप अभी ध्यान देखिएगा, ठीक है, अभी किसी डिसीजन में मत पहुंचिएगा कि नहीं बस ये फॉर्मूला यूज किया और हम इसको बना लेंगे। दैट इज इक्वल टू, इसने दे रखा है 54 है ना, कह रहा है कि इफ देयर आर 54 डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे भी सुन लें कि इफ देयर आर 54 डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो n-3/2 इज इक्वल टू 54। अब देखिएगा, बस पूरा मैं सॉल्व करके दिखा भी नहीं रहा हूं, बस आप एक चीज देखिए यहाँ पे ध्यान से कि n-3 ये 54 वहां जाएगा तो ये कितना और बना रहा होगा भाई, ये आपका हो गया 108। अब यहां देखिए ये हो गया n² - 3n, इसको इधर ले, दैट इज 108 डिवाइडेड बाय 0। भाई ये क्या हो गया, ये ठीक है, ये समझ रहे होगे आप, ये तो बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम पूरा सॉल्व करें, इन दोनों को ब्रेक करें 3n के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का अपना एक तरीका होता है ना, होता है कि नहीं होता है। एसएससी के बच्चे अगर आप हो तो आप पूरा इसको बनाते हो, बैंक के हो तो बैंक में चूंकि इनइक्वालिटीज की, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्रॉब्लम ही आती है, तो वहाँ उनको सिखाया जाता है, उनको ट्रिक सिखाए जाते हैं, उनको आसानी सिखाया जाता है। ठीक है, मैं खुद सिखाता हूँ कि कैसे आसानी से इसे बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल एग्जाम के प्रेशर में अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बन गया, तो फिर इसको ब्रेक करना, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो अगर आप मेरी बात मानिए, ठीक है, अगर आपको मेरे, ठीक है, अगर आप देखिए और मेरी बात को मानिए, तो आप इस मेथड से इसको मत सॉल्व कीजिएगा, इस मेथड से बिल्कुल मत सॉल्व कीजिएगा। फिर कैसे सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल मैं बता रहा हूं कैसे सॉल्व कीजिएगा। यहीं पे रुक जाइएगा, जल्दी से यहीं पे, इस पर्टिकुलर प्लेस पे। इतना था वो क्लियर है, n-3/2 n-3/2 इज इक्वल टू 54। आपको पता है कि विकर्णों की संख्या जो भी होगी वो इस फॉर्मूले से निकलेगी। आपको करना क्या है इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम बस एक सिंपल सा काम ये करना है आपको कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब आप कहोगे सर ऑप्शन सिखा रहे हैं, ऑप्शन तो कोई ऑप्शन से प्रॉब्लम सॉल्व करना मैथ्स नहीं होती है। तो भाई मैं आपको बता दूं, एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां पर अपना ये ईगो नहीं फंसाना है कि नहीं हमको इसको मैथ से ही बनाना है। कोई एकेडमी में सॉल्व करके दिखा, एकेडमी का तरीका मैंने आपको बता दिया, लेकिन एकेडमी में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास।
सही है ना। तो जरूरी नहीं कि हर जगह मैथ्स ही लगाई जाए, जहां पे दिमाग लगाना है वहां पे हम दिमाग भी लगा सकते हैं अपना। और ये ऑप्शन मेथड से जल्दी सॉल्व होगा। मान लो यहाँ पे ऑप्शन में उसने दे दिया, ठीक है, मान लो 15 दे दिया, 12 दे दिया, 9 दे दिया, 8 दे दिया इसने, सही है। तो अब हम क्या करेंगे जल्द, ठीक है, इस थोड़ा सा काम आसानी, क्योंकि कैलकुलेशन आपका तेज है, हम इसको ऑप्शन मेथड से बना सकते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक। और ऑप्शन मेथड से जब आप प्रॉब्लम बनाइए तो अब चलिए आपको यहाँ पे एक चीज़ सिखाता हुआ चलता हूँ, आपके आगे बहुत काम आएगा। जब आप ऑप्शन मेथड से किसी प्रॉब्लम को बना रहे होते हो ना, तो हमेशा कहेंगे नीचे से ऑप्शन शुरू करो, तो ऊपर से ऑप्शन शुरू करो, तो बीच से ऑप्शन करो, नहीं। ऑप्शन कहाँ शुरू करना है ये बता रहा हूँ। ऑप्शन हमेशा ऐसा लीजिए जिसको आप पहले ट्राई करना चाहते हो, इस ऑप्शन को, वो ऐसा एक ऑप्शन लीजिए जो बीच का हो। बीच का मतलब यहां से बीच का ना हो, यहां से बीच का ना हो, जिसकी वैल्यू बीच की हो, जिसकी वैल्यू क्या हो, बीच की हो। भाई बात ध्यान समझिएगा ऑप्शन मेथड से जब भी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब आप वैल्यू बीच की लेते हो, जैसे देखिए यहाँ पे 15, 12, 9 और 8 दिया, तो बीच का आपको यहाँ पे 12 और 9 ऐसे नंबर्स हैं जो आपको कहाँ के दिख रहे हैं, बीच के दिख रहे हैं। समझ में आ रही बात। इसका फायदा क्या होता है, आप 12 ले सकते हो या आप 9 ले सकते हो, आप इसमें से 12 ले लो या आप क्या 9 ले सकते हो। इसका बेनिफिट मैं क्या बता रहा हूं, इसका बेनिफिट क्या होता है। इसका बेनिफिट ये है कि आपको सारे ऑप्शन तब चेक नहीं करने पड़ते। मान लीजिए कि आपने ऑप्शन ले लिया, पहले वाला ऑप्शन मान लीजिए, चलिए 12 को मैंने लिया, तो मैंने पहला ऑप्शन क्या ले लिया, 9 ले लिया। अब अगर मैंने पहला ऑप्शन 9 लिया और मैं यहाँ पे 9 तुरंत मैं कैलकुलेशन अपना करूंगा, यहाँ पे 9 थोड़ा तेज करूंगा, 9 में से 3 का कितना हो जाएगा, 6। यहाँ 9 रखा, यहाँ कितना हो गया, 6 डिवाइड बाई 2, तो ये कैंसिल हो गया, दैट इज 27। अब इसका बेनिफिट क्या है, जैसे ही 9 रखने पे यहाँ पे 27 आया ना, 9 पे 27 आया, यानी जो अगर 9 पे 27 ही डायगोनल है तो जो भी आंसर होगा वो 9 से बड़ा होगा, 9 से छोटा नहीं होगा। तो जितने भी ऑप्शन 9 से छोटे वाले होंगे ना, उनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे 9 छोटा, एक ऑप्शन 8 है ना, जब 9 पे ही 27 आया तो 8 पे तो और कम आएगा, 8 पे क्या होगा भाई, और कम आएगा। तो उस ऑप्शन को आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑप्शन मेथड सीखो, डायगोनल्स तो सिखाए ना, साथ में इस ऑप्शन मेथड को दिमाग रखो कि अगर हम ऐसा करते हैं, 9 को हमने लिया हुआ है, यानी बीच का ऑप्शन लेना है जिसकी वैल्यू बीच की है, तो 27 आया, 27 आया। अगर हमारे विकर्ण 54 दिए हुए थे हमारे प्रॉब्लम में, तो इसका मतलब यह है कि जो भी आंसर होगा 9 से बड़ा होगा, 9 से छोटा नहीं होगा। इसका मतलब अब हमें इसे लेने की जरूरत नहीं है, तो हम 8 को चेक भी नहीं करेंगे। अब हम ऊपर आ जाते हैं, 9 के बाद वाले पे आ जाते हैं, किसको चेक कर लेते हैं, 12 को। अगर इसी फॉर्मूले में हम 12 को रख दें जल्दी से, 12 और 12 में से 3 गया, कितना बचेगा, 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5 में 2, ये कैंसिल हो गया 6, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास, 54। यही तो था हमारी प्रॉब्लम, यही था ना भाई। 12 n की वैल्यू 12 रखी, यहाँ पे 12, यहाँ पे 9 हो गया, 2 से कैंसिल किया 6, 54, यानी 12 वाला आंसर होगा। जितना मुझे बताने में लगा है 10 सेकंड 15 सेकंड लगता है, बस स्मार्ट तरीके से सीखिए इसको। कैसे, मैं फिर से बताऊँ कैसे। बीच वाली वैल्यू लेंगे, बीच वाली वैल्यू को लेंगे, ठीक है, बीच मतलब ऑप्शंस के बीच की नहीं, वैल्यू, बीच वाली वैल्यू को लेंगे। अगर हम, ठीक है, बीच वाली वैल्यू पे जो आया, अगर हमको जो दिया हुआ है उससे बड़ा है तो यानी उससे छोटे वालों को छोड़ दो भाई, फिर लेने की जरूरत नहीं है। 8, 7, 6 लेने की जरूरत नहीं है, उससे तो और कम विकर्ण आएंगे, हम उससे बड़े वाले ऑप्शन पे जाएंगे। और ये जल्दी करेंगे हम, यहाँ कैलकुलेशन जल्दी करेंगे, नहीं हर बार लिखना शुरू किया n-3 n, जैसे मैंने 15 पे ट्राई दिखा दो, 15 पे अगर आपको 2 से 3 सेकंड बनाना है, यहाँ पे ठीक है 15 और 15 3 गया तो 12, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 15 6 का कितना हो जाएगा, 90। तेज करेंगे ना कैलकुलेशन, तो भाई तेज करनी पड़ेगी आपको तब, नहीं तो ऑप्शन मेथड में तो धीरे धीरे करोगे तो इससे ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लेना भाई, ठीक है, द्विघाती समीकरण को ही सॉल्व कर लेना। ये समझ में आया ना कि अगर आपको विकर्णों की संख्या दे दे और आपसे पूछ दे कि भाई बता दो कि कितने भुजाएं होंगी, तो वहां पे आप फॉर्मूले में ऑप्शंस को रख के देख लीजिएगा। और ऑप्शन रखा भी कैसे जाता है ये मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है ना। ये छोटा सा टॉपिक था विकर्ण, बहुत बड़ा नहीं था, फिर मैंने इसको अच्छे से समझाया। अगर यहां से प्रॉब्लम आई तो बना लीजिएगा, होगा, ठीक है। थैंक यू।